रिजर्व बैंक के तत्कालीन कई गवर्नर से लिखा था, सबकी जानकारी में था कि देश कंगाली की तरफ पहुंच रहा है, पर कोई डिसीजन नहीं लेता था क्योंकि सत्ता सबको प्रिय। सिंगल इस पर्पस की भारत को आर्थिक ताकत दुनिया की महत्वपूर्ण बनानी है। 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से निकल आए, ये दुनिया के इतिहास में, मानव इतिहास में, डेमोक्रेटिक पिरामिड में कहीं हुआ है। ये ताकतवर होती अर्थव्यवस्था, इस बात की वजह से भी अंतर्राष्ट्रीय और अंदर की ताकतें भी अपने अस्तित्व पर खतरा महसूस करते हैं। असल में मनी कंट्रोल संवाद के एक नए एपिसोड के साथ हम लोग मौजूद हैं। हमारे साथ अतिथि के तौर पर हरिवंश जी, जिनके साथ हमने पहले चर्चा की थी मोदी की इवैल्यूएशन प्राइम मिनिस्टर के तौर पर और देश की राजनीति में कैसा बदलाव आया। इस बार हम लोग खास वजह से ये बातचीत कर रहे हैं। वजह ये है कि पिछले महीने भारत के फॉरेक्स रिजर्व के आंकड़े रिलीज हुए और वह जो भारत का इतिहास रहा है उसमें अभी तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है फॉरेक्स रिजर्व का, जो कि है 693 बिलियन का, जो कि इस नरेंद्र मोदी सरकार के समय में इस देश ने अचीव किया है। हरिवंश जी से चर्चा इसलिए क्योंकि जब भारत को स्वतंत्रता के बाद अपने इतिहास में पहली बार सोना गिरवी रखना पड़ा था, तो वक्त था प्रधानमंत्री के तौर पर चंद्रशेखर का, और हरिवंश जी उनके अतिरिक्त सूचना सलाहकार थे, खुद प्रधानमंत्री कार्यालय में उस समय थे। भारत की आर्थिक सेहत में जो ये इंप्रूवमेंट हुई है वह शायद 90 के दशक में कोई कल्पना नहीं कर सकता था। दुनिया की 5वीं बड़ी आर्थिक ताकत बन चुका है, तीसरी की तरफ जाने को तैयार है। हरिवंश जी, स्वागत है आपका एक बार फिर से। धन्यवाद ब्रजेश जी। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिहाज से मुझे लगता है कि जो सबसे बुरे पल रहे होंगे वो पल रहे होंगे जबकि आप उस समय के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के सूचना सलाहकार थे। आपने बहुत करीब से उस पहलू को देखा था जब डिफॉल्ट क्राइसिस से बचने के लिए इस देश का सोना गिरवी रखना पड़ा था, वो भी 20 टन जो कि क्वांटिटी थी। महज 400 मिलियन से ज्यादा, 400 मिलियन डॉलर से कुछ ज्यादा का हमें अमाउंट चाहिए था, जिसके लिए हमने 20 टन सोना गिरवी रखा था। जो इस देश की अर्थव्यवस्था है उसके हिसाब से ये दोनों क्षण जो है वो लैंडमार्क है। अब जबकि देश का फॉरेक्स रिजर्व अपने हाईएस्ट लेवल पर है और 1991 का वो दौर जबकि हमें डिफॉल्ट क्राइसिस से बचने के लिए सोना गिरवी रखना पड़ा था। अर्थशास्त्र जो है आपका पसंदीदा विषय है, आपने उसमें अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करी, आर्थिक पहलू पर लिखते भी हैं, इस देश को समझते भी हैं। आपसे मैं समझना चाहता हूं कि ऐसा क्या हुआ था किस देश को सोना गिरवी रखना पड़ा था। किसी घर में भी सोना गिरवी रखना पड़े सबसे अपमानजनक पहलू देखा के तौर पर माना जाता है, देखा जाता है। देश कैसे पहुंचा वहां पर? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ब्रजेश जी, और दो दृष्टियों से हमें अपने अतीत के महत्वपूर्ण नाजुक मोड़ों को जानना चाहिए कि उसी से भविष्य के लिए प्रेरणा, उत्साह और ताकत मिलती है। दुनिया के बड़े इतिहासकारों को भी पढ़ें, बड़े दार्शनिकों को, बड़े पॉलिटिकल लीडर्स का मैं बहुत सारे लोगों का नाम गिनाऊं कभी, तो कहते हैं कि इतिहास इसलिए सीखिए कि भविष्य बेहतर कर सके। आज हम जहां पहुंच चुके हैं, जिस मुकाम पर, आपसे एक बार चर्चा जब हुई थी इस प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली में, उनकी सिंगल इस पर्पस की भारत को आर्थिक ताकत दुनिया की महत्वपूर्ण बनानी है, ये उसका परिणाम है। और मेरी निजी धारणा है, जो कुछ मैं समझ पाता हूं उसके आधार पर, कि 21वीं सदी में देशों की आर्थिक जो क्षमता है, आर्थिक ताकत है, वही भविष्य तय करने वाली चीज। क्या हुआ था इस मुल्क में जब आज के भविष्य की कल्पना नामुमकिन थी, तो शायद भारत की अर्थनीति आजादी के बाद ही जो गांधी जी की अवधारणा थी
उस पर बहुत लंबा डिबेट है। आप प्यारेलाल जी की पुस्तक पढ़िए, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन ने जो पंडित जी की बायोग्राफी लिखी है उसमें भी गांधी जी ने अपनी जो अवधारणा बताई है विकास की और भाषा के बारे में 34 में कहा था पंडित जी से कि समझ लें हम लोग कि इसमें हमें डिफरेंस है। और बहुत सारे लिटरेचर है जिसमें बहुत विस्तार से है कि भारत एक पश्चिमी विकास के मॉडल पे चल पड़ा। उस वक्त राजगोपालाचारी, हमारे देश में राजगोपालाचारी बड़े मनीषी किस्म के नेता हुए। उन्होंने तभी टिप्पणी की थी शुरू के दिनों में कि ये लाइसेंस कोटा परमिट राज हमें कहां ले जाएगा। मैं बहुत विस्तार से उस पर गए बगैर सीधे आता हूं, जिसके बारे में आपने चंद्रशेखर जी के दौर के बारे में पूछा। तो मुझे अध्ययन के दौरान ये मिला कि 1983 वगैरह के आसपास जब दूसरी बार आदरणीय इंदिरा जी प्रधानमंत्री बनकर आ गई थी, तो बड़े पैमाने पर शॉर्ट टर्म लोन इवन इंटरनेशनल मार्केट से भी हायर इंटरेस्ट पे आने लगे वेलफेयर स्कीम्स के लिए, जिसमें आज जैसी कई योजनाएं रही होंगी जो आज जिन फ्रीवीज के हम खतरे की बात करते हैं, फ्रीवीज की आज बात करते हैं। इसलिए भी देश को जानना चाहिए कि हम जहां फ्रीवीज की बात हो रही है वो पॉलिटिक्स हमें कहां ले जाएगा। तो नॉट लेस देन ए पर्सन आईजी पटेल, जो इस देश के टॉप इकोनॉमिस्ट रहे, रिजर्व बैंक के भी वो आपके गवर्नर रहे और शायद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के पहले एशियन डायरेक्टर वह बने। बिल्कुल सही कह रहे हैं आईजी पटेल ने, यह सब स्मृति के आधार पर कह रहा हूं ब्रजेश जी आपको, IIM बेंगलोर में भाषण देते हुए चेताया कि भारत आर्थिक विकास के जिस पथ पर पॉपुलिस्ट मेजर उठाकर बढ़ रहा है, ये बहुत खराब इसका अंत होने वाला है। लेट अस बी अवेयर, सावधान हो जाए हम लोग, चेतावनी दी। उसके बाद 85 ऑनवर्ड्स रिजर्व बैंक के जितने गवर्नर हुए, उसमें आदरणीय मनमोहन सिंह जी समेत मुझे लगता है मिस्टर मल्होत्रा एक गवर्नर हुए, वो सारे सब लोगों ने द देन फाइनेंस सेक्रेटरी, फाइनेंस मिनिस्टर को एक पत्र लिखा कि भाई ये शॉर्ट टर्म लोन पेमेंट हम लोग करते चले, नहीं तो हम डेट ट्रैप की ओर बढ़ रहे हैं सीरियस। ये चलता रहा। तब तक राजीव जी के जमाने में उनके रहते शुरू हो गया था, राजीव जी प्रधानमंत्री थे, पर चुनाव आसन्न थे, इसलिए किसी ने साहस नहीं किया कि पहले हम देश बचाएं। पहले पार्टी और सत्ता अहम हो गई, क्योंकि ये डिसीजन सारे बड़े अलोकप्रिय और साहसिक डिसीजन उन तारीखों में माने जाते थे। और जैसे मैंने कहा इस प्रधानमंत्री जी की एक क्वालिटी की साहसिक डिसीजन, तो रोक दिया गया कि नहीं, इसे चुनाव में नुकसान होगा। आदरणीय विश्वनाथ प्रताप जी सत्ता में आए। उस वक्त आपको याद होगा कि वो वित्त मंत्री भी थे, और ये हालात जब बन रहे थे तो वो पूरी तरह से इससे वाकिफ थे। तो उनसे अपेक्षा की जाती थी कि वित्त मंत्री होते हुए देश को पहले रखेंगे, सत्ता बाद में। पर वो बोल्ड डिसीजन लेने से वो बिल्कुल वो फाइल अलग रखते रहे। लोग कहे कि अलग रखिए बाद में कभी, क्योंकि साहसिक डिसीजन लेने का कि वर्ल्ड बैंक या IMF वगैरह जो बातें कर रही हैं, शर्तें डाल रहे हैं, अगर हम मानेंगे तो हमारा पॉलिटिकल नुकसान होगा, ये लोग कैलकुलेशन कर रहे थे ब्रजेश जी। उन दिनों आपको याद होगा लेफ्ट भी साथ में था। बिल्कुल जी। आदरणीय चंद्रशेखर जी सत्ता में आए 90 के आखिरी महीनों में, 90 के आखिरी महीनों में, नवंबर में जी, 6-7 नवंबर का डेट रहा होगा। मैं दिल्ली में था, मैं उन्हें जानता था, तो मैं इस अवसर पर गया था। जिस दिन बने उसी दिन शाम में उनके यहाँ द देन फाइनेंस सेक्रेटरी का फोन आया कि भाई सर से मिलना है, बहुत जरूरी है, बहुत ही अर्जेंट है। बहुत ही, शायद कैबिनेट सेक्रेटरी ने भी सूचना दी, नरेश चंद्रा शायद कैबिनेट सेक्रेटरी होते थे। तो उन्होंने कहा कि भाई अभी तो प्रधानमंत्री मैं बना आंशिक रूप से, अभी हमारा मंत्रिमंडल भी शपथ ग्रहण नहीं किया है, 24 घंटे भी नहीं हो, क्या अर्जेंसी आ गई। और चंद्रशेखर के डिसीजन के बारे में मैं नहीं कह रहा हूं, उस वक्त के फॉरेन सेक्रेटरी थे हमारे बड़े बिहार के मुचकुंद दुबे, उन्होंने कहा है कि इतना डिसिसिव आदमी मैं नहीं देखा। जो सरकार बनने की बात हुई थी उस वक्त प्रेसिडेंट थे R वेंकट रमन जी, वो भारत की इकोनॉमी हालत से वाकिफ थे। तो उन्होंने चंद्रशेखर जी के शपथ ग्रहण पर तभी सहमति दी जब कांग्रेस ने यह आश्वासन दिया कि मिनिमम 1 साल रखेंगे। ये उनके आत्मकथा में है।
जी हाँ, वेंकट लिखा है रमन उन्होंने। साहब की आत्मकथा में। और वेंकट रमन साहब ने जो चंद्रशेखर जी के बारे में लिखा है वो भी है। मैं चूंकि चंद्रशेखर जी पर अभी बात नहीं कर रहा हूँ, तो वित्त सचिव मिलने को बेताब थे। जब उन्होंने ये सूचनाएं दी तो चंद्रशेखर जी का वो देशज अंदाज में बहुत चीजें बात करते थे, तो कहे क्या मेरे लिए फाइल रखी हुई थी, आप लोग क्या कर रहे थे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देश के प्रति नहीं थी? कहा कि नहीं सर, जो लोग आते थे वो पीछे फाइल रख देते थे कि हमारे आगे आने वाला व्यक्ति दिखेगा। इस देश को याद रखना चाहिए ये क्षण, ब्रजेश, इतिहास से सीखना चाहिए कि सत्ता पहले अगर आ जाती है, आपका मकसद हो जाती है, देश का हित पीछे पड़ जाता है। और इसके बीमार होने की शुरुआत दशकों पहले हो गई है हमारी अर्थनीति से। सबकी जानकारी में था, रिजर्व बैंक के तत्कालीन कई गवर्नर्स ने लिखा था, सबकी जानकारी में था कि देश कंगाली की तरफ पहुंच रहा है, पर कोई डिसीजन नहीं लेता था क्योंकि सत्ता सबको प्रिय थी। इसी पर वार्न किया था हमारे आंबेडकर साहब ने कि जिस दिन ये क्षण आएगा दोबारा आप अपनी आजादी खो देंगे। आज जो हमारे राज्यों में और कई जगह की राजनीति में जो मुफ्तखोरी का वादा है मेरे ख्याल उसकी से हिमाचल प्रदेश बड़ा ग्लेयरिंग एग्जाम्पल है, जहाँ पर कि सैलरी देने के पैसे नहीं है और जहाँ पर आप ओल्ड आप पेंशन स्कीम वोट लेने के लिए आपने किया। कर्नाटक, पंजाब, अब मैं किसी स्टेट का वो नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन इस तरह की चीजें कहां ले जा रही हैं? उनके रिजर्व बैंक की रिपोर्ट्स निकाल कर इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन देख लीजिए, क्या हालत है। और कई स्टेट्स की। तो चंद्रशेखर जी ने सबसे पहले कहा कि वित्त सचिव होने के रूप में आपकी जिम्मेदारी पहले बनती है कि आप बताएं कि देश इस हालत में है। आपने भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं किया। और चंद्रशेखर जी किसी से बड़े मर्यादित रूप में मिलते थे, इसके बाद कुछ कहा नहीं। अपने फाइनेंस मिनिस्टर को कहा जब बन गए कि वी नीड न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी, सिंपल। और मुझे ठीक ठीक याद है तो फाइनेंस एसपी मिनिस्टर शुक्ला, हाँ, यशवंत सिन्हा थे और फाइनेंस मिनिस्टर जसवंत सिन्हा थे और एसपी शुक्ला फाइनेंस सेक्रेटरी होकर के। जब ये स्थिति हुई उसी बीच आपको पता है कि सरकार से समर्थन वापसी और वो गिराने की प्रक्रिया शुरू हो गई। कैसे वेंकट रमन साहब जो राष्ट्रपति थे उन्होंने बुला करके भी कहा कि भाई देश इस हालत में जा रहा है, पूरा बजट बनाने दीजिए। लेकिन उसके लिए, और बजट में कई उस वक्त के नॉन इकोनॉमिस्ट के मेमोयर्स पढ़िए आप, उसमें लिखा है कि चंद्रशेखर जी बड़े बोल्ड बजट ला रहे थे ताकि ये इकोनॉमिक क्राइसिस हम दूर करें और भारत एक अपने स्वावलंबी रास्ते पर चल पड़े। तो जो इकोनॉमिक रिफॉर्म का मौका मिला हमारे आदरणीय नरसिंह राव जी को, उसको ब्लूप्रिंट तो इन लोगों ने बनाया था। ये रिकॉर्ड पे है कई चंद्रशेखर जी के समय में, चंद्रशेखर जी के समय में, हाँ हाँ, ये यशवंत सिन्हा जी के मेमोयर्स में है और कई ब्यूरोक्रेट्स के मेमोयर में है जो आप निकाल करके पढ़ें। हमारे वाई रेड्डी साहब बाद में रिजर्व बैंक के गवर्नर हुए, वो बड़े महत्वपूर्ण पद पे थे, उनके मेमोयर्स आप पढ़िए, उसमें कई चीजें आपको मिलेगी। फिर उसका बड़ा दिलचस्प प्रकरण आपको मैं बता रहा हूं। जब बिल्कुल हालत का 21 दिन का है अब ये मामला सारा कुछ, आपके पास फॉरेक्स बचा हुआ, तो नरेश चंद्रा जी कैबिनेट सेक्रेटरी होते थे, फाइल वगैरह लेकर के आए, चंद्रशेखर जी से कहा। चंद्रशेखर जी बिल्कुल जमीन से निकले पॉलिटिशियन थे, अपने बूते वाले पॉलिटिशियन। कहा कि मेरा पॉलिटिकल कैरियर तो तुम मतलब आप खत्म कर रहे हो, इस पर मैं साइन करूंगा। इसके पॉलिटिकल इंप्लीकेशन ही न्यू कि ये साहस मैं जो कर रहा हूं देश को कर्ज से बचाने के लिए, सोना बाहर रखने का, इसकी राजनीतिक कीमत मुझे क्या चुकानी पड़ेगी। नरेश चंद्रा जी ने कहा, बाद में उन्होंने एक लेख भी लिखा था, उसमें इसका उल्लेख किया है, इकोनॉमिक टाइम्स में शायद उल्लेख छपा था, मैं स्मृति के आधार पर साहब आपको बता रहा हूं कि सर आपको चूज करना है देश या अपना राजनीतिक कैरियर। उन्होंने तुरंत साइन किया। ये वो नेता थे जिनको किस रूप में प्रस्तुत किया गया, इस देश की ताकतवर लॉबी ने किस रूप में प्रस्तुत किया ब्रजेश जी? जब वो प्रधानमंत्री बनने वाले थे, इस देश के बड़े मीडिया हाउसेस से लेकर ये देश का जो इलिट क्लास है, उसने किस रूप में उनको पेश किया जो इस प्रधानमंत्री के भी खिलाफ रहता है। उनकी धोती का भी मजाक उड़ाया गया, धोती का, कपड़ा का, लिबास का, वो तो अलग बात, देसी भदेश होने का, सब चीजों का। पर आर वेंकट रमन ने क्या लिखा और कई लोगों ने क्या लिखा था कि ऐसा डिसिसिव प्राइम मिनिस्टर नहीं देखा, मौका मिला होता तो ये बेस्ट प्राइम मिनिस्टर्स में से होते। ये हमारे मुचकुंद दुबे से लेकर टॉप सिविल सर्वेंट्स कई लोगों का लिखा हुआ। मैं अभी उस पर बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि चंद्रशेखर जी ने यह जानते हुए, ये स्टेट्समैनशिप होती है, कहा कि नहीं पहला देश है तब है। बाद में जितने आपके आईआईएम से पढ़े लिखे एमएनसीज में काम के टॉप इकोनॉमिस्ट निकले, उनके कई मेमोयर्स हैं, मैं कभी उसको विस्तार से बताऊंगा। तो कि जिस व्यक्ति ने इस देश को बचा लिया, हमें कंगाल नहीं होने दिया, वो चंद्रशेखर थे। अंततः तो उनके साइन से ही सोना गिरवी रखा गया। वो जनता के बीच गए, जनता के बीच ही आप जानते हैं सोना गिरवी रखा जाना हमारे यहाँ बड़ा तो बड़े भदेश ढंग से, वो कभी अंदर की बातों को बाहर नहीं कहते थे चंद्रशेखर। उन्होंने जवाब दिया कि हम किसान परिवार से हैं,
किसानों के खेत जब बंधक और रेहन रखे जाते हैं, तो हम घर की महिलाओं का सोना गिरवी रख के उसको छुड़ाते हैं, फिर कमाते हैं, फिर वापस लाते हैं। ये साहस उस व्यक्ति में था अपने काम को डिफेंड करने का। उस व्यक्ति के बारे में ये ताकतवर इलीट क्लास, जो आज के प्रधानमंत्री के बारे में भी बात करता है, क्या कहा? जब वो प्रधानमंत्री बनने वाले थे, तो उन्होंने भारत यात्रा की थी। असल में भारत यात्री वो थे। पैदल चलकर किस रूप में यात्रा की, वो एक अलग प्रसंग है। तो जहां-जहां से वो यात्रा की उन्होंने, वहां ट्रस्ट खड़ा किए, बनाए। उस पर एक उनका एक सपना था कि जैसे शंकराचार्य देश में घूमे थे, अलग-अलग पीठ बनाया था, वैसे ये आधुनिक भारत के लोकल विकास के सोशियो इकोनॉमिक सेंटर्स बने। तो हर जगह सेंटर बनाया। वहां भुवनेश्वरी हरियाणा में भी बनाया था। कई अखबारों में छपा, कई हजार करोड़ की संपत्ति के चंद्रशेखर मालिक। कभी उन्होंने जवाब नहीं दिया ब्रजेश जी। आज जब वो नहीं है, तो किसी में ये नैतिक साहस नहीं है कि हकीकत बताए। सारे ट्रस्टों के मालिक लोकल लोग थे। जहां जहां जो ट्रस्ट बना, केरल का बना तो केरल का आदमी, बाकी कोई उनका परिवार का सदस्य नहीं था ब्रजेश जी। इतना बड़ा आरोप षड्यंत्र से, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी को कमजोर कर दिया जाए। जब चंद्रशेखर जी से कहा था कि जवाब दीजिए, कहा कि मैं जवाब देने के लिए नहीं बना, मेरा जीवन अपने आप में क्लियर है। इतने कन्विक्शन के आदमी। तो जब ये आया सोना गिरवी रखने का, तो अंततः आप पढ़ें लोगों के जो मेमोयर्स हैं, उनके सिग्नेचर के बगैर ये डिसीजन नहीं हो सकता। ही साइंड इट, ही ओकेड इट। तो भारत की प्रतिष्ठा को, लोक लाज को, अपना राजनीतिक कैरियर दांव पर लगाकर उस व्यक्ति ने बचाया। उस व्यक्ति के साथ ये बर्ताव हुआ मीडिया से लेकर इस देश की इलीट क्लास का। और उस कम समय में कितने फाइन डिसीजन करने वाले थे कई चीजों में। देश भारी संकट से गुजर रहा था, आतंकवादी मसलों से लेकर के अयोध्या प्रकरण हल होते होते रहा। कई किताबों में आप उसका पाएंगे। पर उनकी लोकप्रियता ना बढ़े। ये किस रूप के वो प्राइम मिनिस्टर थे, ये वेंकट रमन जी ने भी लिखा है, जो उस वक्त के राष्ट्रपति थे, और कई लोगों ने लिखा है। ये हमारे देश की परंपरा रही है, इस प्रभु वर्ग की। तो आप ये बताएं कि जिस व्यक्ति ने खुद एक तरह से कह सकते हैं पॉलिटिकल सैक्रिफाइस, उनको पता था कि इसकी कीमत मुझे चुकानी पड़ेगी राजनीतिक तौर पर, बावजूद देश हित में वो फैसला किया। हम बात कर रहे हैं इस प्रधानमंत्री की, जिसके समय में भारत का फॉरेक्स रिजर्व अपने हाईएस्ट लेवल पर है। भारत अर्थव्यवस्था की दृष्टि से दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। और जो तमाम जो इंटरनेशनल एजेंसीज जो हैं, अगर उनके असेसमेंट को देखें तो बहुत जल्दी भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। क्या वजह है कि अगर इकोनॉमिक पॉलिसीज या देश की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी बेहतर है, तब भी नरेंद्र मोदी की जब चर्चा होती है, तो इस बात में के लिए चर्चा होती है, खासतौर पे विपक्ष द्वारा, कि साहब इनके समय में बेरोजगारी सबसे अधिक है, देश जो है सो बदहाल हो गया है, कि बड़ा जो है सो युवा बेरोजगार है। जो पीरियड था चंद्रशेखर का, जब आपने बताया कि जो पूर्व के पाप थे, जो कि नेहरूवियन पीरियड से शुरू हुए थे, उसकी कीमत चंद्रशेखर ने चुकाई। और वहां से जो है ये हालात हैं कि हम इतनी मजबूत आर्थिक स्थिति में बने हुए हैं। तब भी जो है नरेंद्र मोदी का बतौर प्रधानमंत्री पिछले 10 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जिसमें कि देश की आर्थिक सेहत इतनी बेहतर हुई है, जो कि हाईएस्ट फॉरेक्स रिजर्व के तौर पर भी रिफ्लेक्ट हो रही है, तब इस तरह की अवधारणा जो बनती है, इसके पीछे की वजह आपको क्या लगती है? क्या यह सिर्फ निरी राजनीति है, या फिर उन लोगों की नकारात्मक पॉलिटिक्स है जो कि जब सत्ता में थे उन्होंने इस देश को बदहाली के रास्ते पर धकेला फ्रीवीज की स्कीम के जरिए? आज भी कई सारे राज्य जो बदहाली के कगार पर हैं, वही फ्रीवीज जिसका कोई साउंड इकोनॉमिक मॉडल नहीं है। आप ओल्ड पेंशन स्कीम जो है प्रॉमिस कर रहे हैं, लेकिन आप उसके लिए कोई प्रोविजन नहीं कर रहे हैं। तो एक तरफ उस तरह की राजनीति, और दूसरी तरफ ये हिम्मत कि नहीं जी, हम कोई भी वो कदम नहीं उठाएंगे जिससे कि देश बदहाल हो, और इस तरह की पॉलिसीज के जरिए देश के फॉरेक्स रिजर्व को अपने हाईएस्ट लेवल पर लेकर जाना। ये जो चेंज आया है थॉट प्रोसेस में, खासतौर पर पॉलिटिकल लीडरशिप के, इस कॉन्ट्राडिक्शन को जो है कैसे समझा जाए? आप ब्रजेश जी इसको देखिए कि ये ताकतवर होती अर्थव्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, इस बात की वजह से भी अंतर्राष्ट्रीय और अंदर की ताकतें भी अपने अस्तित्व पर खतरा महसूस करते हैं। असल वजह ये, अब मैं आपको बताऊं आज क्या स्थिति है। पहले मैं प्रधानमंत्री जी किस रूप में काम करते हैं उसके उदाहरण के साथ एक और आपको चीज बता दूं
कि अभी आपने देखा होगा वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो गई, इसका अर्थव्यवस्था से क्या लेना देना है साहब? इस पर कहीं मीडिया में आज तक मैंने चर्चा नहीं सुनी, दुर्भाग्य से। पर अगर सिर्फ वन नेशन वन इलेक्शन हो जाए, जो इस देश में 67 तक था, 52 के बाद, ये ऐसा नहीं कोई पहली बार हो रहा है ऐसा जो पेश किया जा रहा है, तो 1.5% जीडीपी पर आपका असर पड़ेगा। 1.5% जीडीपी का अर्थ आप समझते हैं, लगभग 4.5 लाख करोड़ का। दूसरा, एक और छोटा कदम, स्टेट्स अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अलाइन करे सेंटर के साथ। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अभी अगस्त के पहले सप्ताह में मिस्टर वी कृष्णमूर्ति, जिनकी पुस्तक आई है इंडिया एट द रेट ऑफ 2047, उसमें दुनिया का मशहूर अर्थशास्त्री आईएमएफ के जो आपके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सर, उनका यह बयान है कि भारत केंद्र तो अपने औसत 7% के आसपास बढ़ ही रहा है, राज्य अपनी चीजों को ठीक कर दें तो 1%, 8% ये ग्रोथ रेट हो जाएगी। यानी राज्य बेहतर करने लगे तो 1%, और वन नेशन वन इलेक्शन हो तो 2.5% ग्रोथ रेट अभी होने वाला है। ये देश का सबसे इंपॉर्टेंट विषय है जो मीडिया में चर्चा का विषय होना चाहिए। कम से कम मीडिया का एक दायित्व है लोगों को एडुकेट करना, ये एडुकेट करने का सबसे बड़ा विषय है। ये ठीक है या नहीं, आप एग्जामिन करके बताएं। एक्सपर्ट्स ने रिपोर्ट में बताया कि है, इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि है। अब आप इस पर लौटें, किसी जमाने में इस देश में आपको याद होगा उन सारे इकोनॉमिस्टों के प्रति हमारे मन में आदर है। राज कृष्णा साहब का नाम सुना होगा, और कई कृष्ण राज, ये सब टॉप इकोनॉमिस्ट। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ की बात होती है जी, हाँ। 3% 4% आप बढ़ नहीं सकते। आज सिर्फ इन 2 कदमों से आप 2.5% ग्रोथ रेट अपना बढ़ा सकते हैं। तो ये सरकार किस तरह से डिसीजन लेने की तरफ सोचती है जो देश के इकोनॉमिक सेहत के लिए अनुकूल। अब इकोनॉमिक सेहत का क्या महत्व है, मैं सिर्फ मार्क्स की बात नहीं कह रहा ब्रजेश जी। मार्क्स की एक मोटे तौर पर अवधारणा थी कि दुनिया के इतिहास को आर्थिक कारण सबसे निर्णायक रूप में प्रभावित करते हैं। आज की तारीख में भारत का इकोनॉमिक रूप से ताकतवर होना सबसे महत्वपूर्ण है, कि वही भविष्य तय करेगा कि भारत की बेरोजगारी हल होगी, गरीबी हल होगी। 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से निकल आए, ये दुनिया के इतिहास में, मानव इतिहास में, डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में कहीं हुआ है? ये इसी दौर में हुआ है जिसकी बात आप कह रहे हैं। इसको हम स्वीकार करने को तैयार नहीं। इसके पहले जो कोविड या ऐसी महामारी होती थी, उनके टीके आने में कभी 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 100 वर्ष भी लगा, शायद इंसेफ्लाइटिस का। आप घर से बनाने लगे और दुनिया को मैत्री में बांटने लगे। और एक और नया क्लास है, उसकी भी आप चर्चा करना चाहेंगे, बेनिफिशियरी क्लास। अरे जो पूरा विकसित हो गया, पहले हम सिर्फ सर्वहारा वर्ग की बात करते थे। पूरी तरह क्लास डिफाइन कर दिया, बदल दिया इस सरकार ने। ये लोग समझ नहीं रहे, खासतौर से मोदी जी ने, उनका बड़ा क्लियर हुआ। ये बेनिफिशियरी कौन है? उन्होंने कहा गरीब, किसान, महिलाएं, आम आदमी, ही तो उनका नया वो है। और ये लोग हैं कौन? यही देश है। अब आपको मैं कुछ वो बताऊं कि भारत की अर्थव्यवस्था आज कहां है, और सरकार जो बार बार बात करती है कि हम आर्थिक ताकत बनाएंगे, बिना आर्थिक ताकत बने आप देश की समस्याओं का हल नहीं कर सकते। और जब हम कह रहे हैं कि 25 करोड़ गरीबी रेखा से लोग ऊपर निकले हैं, तो उसका मैं उदाहरण के तौर पे बताना चाहूंगा कि मैं बड़े पिछड़े गांव से आता हूं ब्रजेश जी। जो गांधी की अवधारणा थी कि जो समाज का सबसे पिछड़ा और अंतिम आदमी है उसको आप देखें, तो उससे अंतिम गांव जो होंगे, 8 गांव है देश में, तो उनमें से गांव मेरा, आप मान लीजिए 2 नदियों के बीच 6 महीने बाढ़ में रहना, एक फसल पे लोग रहते थे। आज जब मैं उस गांव में लौट कर जाता हूं तो मुझे संपन्नता दिखाई देती है। हमने देखा है गोबर से अन्न निकालते हुए, आज कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें जो लगभग पक्का ना बन गया हो, जिसमें शौचालय न बन गया हो। मैं आपको आंकड़े कभी बताऊंगा शौचालयों को बन जाने का अर्थ। देश में जो शौचालय बने हैं उसे महिलाओं पर अत्याचार कितने कम हुए हैं, ये आंकड़े हैं। भारत में आज रॉयट्स भी और ये आपके जो महिलाओं के साथ अत्याचार काफी मात्रा में घटे हैं इन टॉयलेट्स और ऐसे प्रयासों से। तो इसका इकोनॉमिक इफेक्ट क्या है वो अलग है, आर्थिक विकास का। अब आपको बताऊं कि 60 वर्ष हमको लगे, 2007 में हम 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बने। 2019 में 5 वर्ष में हम 14 से 19 के बीच 5 वर्षों में 3 ट्रिलियन की हो गए। उस बीच कोविड आया, जिस कोविड में आप समझ सकते हैं कि आपके यहाँ वेंटिलेटर नहीं होते थे, किट्स नहीं होते थे,
और उस बारे में जरूर हमारे लोगों को पढ़ना चाहिए। 3 किताबों का मैं नाम आपको बताता हूँ, कोविड में कैसे काम हुआ, भारत का सामर्थ्य क्या है। वो भारत के सामर्थ्य को इस बार दुनिया ने देखा। ये 3 किताबें जिन लोगों ने लिखी हैं वो अद्भुत हैं। जिसमें अरुण पिथोडे हैं, एक आईएएस अधिकारी। द बैटल अगेंस्ट कोविड, डायरी ऑफ एन ब्यूरोक्रेट, ये किसी बीजेपी के व्यक्ति ने नहीं लिखी है। पीएम गांधी मोदी, ए नेशन टू प्रोटेक्ट लीडिंग इंडिया थ्रू कोविड क्राइसिस, वैज्ञानिक जितेंद्र शर्मा जिन्होंने सबसे अधिक काम किया है। मेड इन लॉकडाउन 2022, आंध्र प्रदेश मेडिकल टेक्नोलॉजी जोन के विशाखापट्टनम के संस्थापक थे, सीईओ थे। तो इकोनॉमी को मजबूत बनाने में कैसे एक एक एस्पेक्ट पे काम हुआ है, मैं वो आपको बता रहा हूँ। भारत की इकोनॉमिक सामर्थ्य क्या, अब इसका अर्थ क्या हुआ है साहब, कि भारत आज जो दुनिया में, मतलब आज स्थिति ये है कि आईएमएफ कहता है कि इंडियन इकोनॉमी इज द ओनली ब्राइट स्पॉट दुनिया में। आज मैं पढ़ रहा था लैरी, वो जो थे लैरी साहब, जो बिल क्लिंटन के जमाने में अमेरिका के वित्त मंत्री, एक तरह से कहें ट्रेजरी के इंचार्ज, क्या भारत की प्रशंसा की है। वो कह रहे थे, एक समारोह में था कि 1991 में मैं वर्ल्ड बैंक में था, भारत किस तरह से, भारत की स्थिति को मैंने देखी और मदद के लिए क्या स्थिति होती थी। आज भारत दुनिया को मदद कर रहा है। आज उन्होंने कहा, जिनका कोई लेना देना नहीं है भारत की राजनीति से, और कई चीजें कही, कहा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिवोल्यूशन देखा है वो तो अप्रत्याशित है। मैं आपको बताऊं कि मैन्युफैक्चरिंग पर और आपके इंफ्रास्ट्रक्चर रिवोल्यूशन पर इकोनॉमिस्ट जैसी मैगजीन में कुछ दिनों पहला 3-3 पेज की रिपोर्ट, जो पत्रिकाएं बास्ट होकर भारत के बारे में कहती रही, वो भी मानने को मजबूत है कि भारत इकोनॉमिकली कैसे इस सरकार के दौरान अंततः मेक इन इंडिया देखते देखते धरातल पर उतर गया ना, जिसके बारे में मजाक उड़ाया जाता था कि ये सिर्फ कहने की बात है, और मुझे लगता है कोविड के दौरान इसकी चर्चा शुरू हुई। इट्स हैपनिंग। कोविड में क्या हुआ है कि कोविड क्राइसिस को डील करते हुए, उसको मतलब उतने बड़े पैमाने पर खर्च करके, लोगों को खिलाते, सारी चीजें देते, मुफ्त टीका लगवाते, आप आज $3.8 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गए, लगभग $4 ट्रिलियन आप लगभग मान लें। तो इसमें होना क्या चाहिए, अगर मैं देश हित की बात करूं तो 1.5% बढ़ाएंगे वन नेशन वन इलेक्शन से। इसमें हमारा ऑब्जेक्शन ये है, हम इसे ऐसे सॉर्ट आउट करें। पॉलिटिकल डिफरेंसेस होंगे, पर हम उस पर बात करने को भी तैयार ना हो, तो ये देश हित में है या निजी हित में है, ये तय करना चाहिए। आज 47 तक भारत 55 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा, ये एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। 1947 तक 55 ट्रिलियन, और जाहिर है इसके लिए एक रोड मैप है। भारत की आर्थिक तस्वीर कैसे बदली है, हरिवंश जी ने बहुत विस्तार से बताई। आगे कभी हम आपसे चर्चा करेंगे झारखंड को लेकर, जो कि आपकी कर्मभूमि रही, या फिर दूसरे मुद्दों पर। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।